Very good evening to all of you. Welcome back to engineering classes. I hope you all are doing good. So let's start with today's topic of highway engineering, that is horizontal curves. Horizontal curves. कर्व्स डिस्कस करने से पहले बेसिकली हमारे पास हमारे सिलेबस में दो टाइप के कर्व्स होंगे, वर्टिकल कर्व, हॉरिजॉन्टल कर्व. पहले आपको ओवरव्यू इसका होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल कर्व क्या होता है और वर्टिकल कर्व क्या होता है. हॉरिजॉन्टल कर्व्स अगर आप बोलो सेम ग्रेडियंट पे अगर आप ट्रेवल कर रहे हो, मतलब सेम लेवल पे हो और आपको वहां पर अगर दो अलग अलग डायरेक्शंस को कनेक्ट करना है तो वहां पर जो कर्व दिया जाएगा उस कर्व को हम हॉरिजॉन्टल कर्व बोलेंगे. वेयरएज वर्टिकल कर्व क्या होगा, अगर दो डिफरेंट ग्रेडियंट्स हैं, अलग अलग लेवल हैं, उनको अगर आपको कनेक्ट करना है तो उसको कनेक्ट किया जाएगा जिस कर्व से, उसे बोला जाएगा वर्टिकल कर्व. हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा. तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल कर्व्स. हॉरिजॉन्टल कर्व्स के बारे में मैंने एक लाइन लिखी, when there is a horizontal curve there will be centrifugal force acting in the opposite direction. मतलब अगर आप इमेजिन करो एक कर्व पर अगर आप हो किसी भी व्हीकल में और जब वो टर्न ले रहा होगा, एक आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स उसको पुल करेगी, उस फोर्स को हम क्या बोल रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. whenever there is a horizontal curve there will be a centrifugal force acting in the opposite direction. अब आप सबने कभी ना कभी फील किया होगा कि जब कर्व पे हम होंगे तो जो पुल हमें बाहर को लग रहा है, अब हमारे लिए क्वेश्चन क्या होगा कि इस पुल को कैसे रोकें. तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि आउटर एज को रेस कर दें, एलिवेशन प्रोवाइड करें, कुछ इस तरह से कुछ काम किया जाए कि आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को निगलेक्ट किया जा सके, इसे अवॉइड किया जा सके. अब हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हेन देयर इज नो सुपर एलिवेशन प्रोवाइडेड. अगर हम सुपर एलिवेशन मतलब अभी नेक्स्ट हम वही टॉपिक, राइज करना किसी भी एज को, अगर हमने किसी भी एज को अगर राइज नहीं किया है तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या क्या इफेक्ट हो सकता है. तो मैंने आपके सामने यहाँ पर एक इमेज बनाई है. यहाँ पर ये आउटर आ गया, ये इनर आ गया, ये व्हीकल्स मूव कर रहे हैं. जब ये व्हीकल्स इस टर्न पे हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व पे हैं, तो यहां से एक फोर्स इसको बाहर को पुल करेगी, उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल रहे हैं. उसको एनालाइज करने के लिए मैंने यहाँ पर ये डायग्राम रेडी की है. एज्यूम करो ये कोई व्हीकल है, ये ऑन द कैरेज वे, मतलब रोड के ऊपर ये व्हीकल है. ये दोनों जो ए एंड बी पोजीशन दिखाएंगे, दोनों उनके टायर्स हैं. अब ये आउटर एज आ गई, इनर एज आ गया. आउटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. दोनों टायर्स के सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस को हमने बी से डिनोट किया. जहां पर सारा का सारा वेट लग रहा है डब्ल्यू, सीजी पॉइंट, वहां से लेके कैरेज वे तक के डिस्टेंस को हमने एच से डिनोट किया. एक चीज और हम यहां लिखेंगे, जैसे यहां पर जो पुल इसको बाहर को खींच रहा होगा, उसको जो रेजिस्ट कर रहा होगा फ्रिक्शन अंदर की तरफ, उसको मैं यहां पर डिनोट कर देता हूं. वो किसके बराबर होगा, फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू जितना भी वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा इंटू डब्ल्यू. ये फ्रिक्शन कौन सा होगा, यहां पर गाड़ी ऐसे मूव कर रही है, फोर्स यहां को लग रही है, फ्रिक्शन यहां को लगेगी, तो ये लॉन्गिट्यूडनल तो हुआ नहीं, ये लेटरल हुआ. तो यहां पर जो एफ यूज होगा वो कौन सा होगा, कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है. यहां इस चीज को हम एनालाइज करेंगे. हम एनालाइज करने से पहले कुछ कंडीशंस बनेंगी. जैसे यार आपसे पूछता है कि गाड़ी कर्व पे टर्न ना हो तो क्या कंडीशन होनी चाहिए. एक ये कंडीशन बनती है कि हम चाहते हैं कि स्किड ना हो, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए. स्किड टर्म मैंने फर्स्ट चैप्टर में, आपको फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया हो, तो आप देख सकते हैं. तो ये दोनों कंडीशन हम यहां से स्टडी करेंगे. तो कंडीशन 1 हम स्टार्ट करते हैं. फॉर ओवरटर्निंग, फॉर ओवरटर्निंग, इस चीज को नोटिस करो, ये आउटर है, ये इनर है. फॉर ओवरटर्निंग मूवमेंट ले अगर हम किसी एक भी पॉइंट के अबाउट, बी के अबाउट ही ले लें, इसको एक काम करो, बी और ए यहां नीचे डिस्प्ले कर लो, यहां पर ये आ गया. तो एक जो मूवमेंट जो इसको बाहर को खींच रहा है वो क्या है, फोर्स जो पी इंटू ये डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, एच. पी इंटू एच, जो इस व्हीकल को, ये जो व्हीकल है जो इसको बाहर को मूवमेंट देगा वो क्या है, पी इंटू एच. ऑपोजिट डायरेक्शन में जो मूवमेंट रेजिस्ट कर रहा है इसको, वो क्या है, दूसरी तरफ से बनाएंगे अभी हम, डब्ल्यू इंटू, ये देखो डब्ल्यू इंटू ये डिस्टेंस कितना है, बी बाई टू. फिर रिपीट कर रहा हूं, पी इंटू ये लग रहा है पी आउटर डायरेक्शन में, जो अभी मैंने कर्व बनाया था, P इंटू
एच, जैसे ये P इंटू एच मूवमेंट मिलेगा तो ये टर्न हो सकता है। P इंटू एच इज इक्वल टू, इसको रेजिस्ट कौन सा कर रहा है मूवमेंट, W इंटू बी बाई टू। तो मैं यहां पर अब ले रहा हूं, इस तरह से लिखेंगे इसे, टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए, ए पॉइंट के अबाउट अगर हम मूवमेंट लें तो हम क्या लिखेंगे, P इंटू एच इज इक्वल टू P इंटू एच जो इसको ओवरटर्न कर रहा है, W जो सेंटर में लग रहा है, इंटू ए तक का डिस्टेंस कितना है, ये पूरा इस सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस है हमारे पास B, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, B बाय टू, W इंटू बी बाय टू। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि P बाय W इज इक्वल टू B अपॉन ट्वाइस एच। इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं, ये हमने डिस्कस किया फॉर ओवरटर्निंग, ओवरटर्निंग की कंडीशन बनाई। अब बात करते हैं स्किड के लिए। कंडीशन नंबर 2 फॉर स्किड, इसको लेटरल भी लिखते हैं ना, लेटरल स्किड है बेसिकली, लेटरल। इस P को यहां से कौन रोक रहा है, FW, जब तक रोक सकता तब तक। P को यहां से रोकने के लिए P इस डायरेक्शन में आउटर, अंदर की तरफ FW, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी दैट P इज इक्वल टू F इंटू W। तो यहां से हमारे पास इक्वेशन क्या आई, P बाय W किसके बराबर हो गया, F के बराबर हो गया। F मैंने आपको बताया, F क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन। इक्वेशन नंबर 2 कर दो। तो दोनों कंडीशंस हमने डिस्कस की, अगर ओवरटर्निंग की कंडीशन भी बना ली और स्किड की भी बना ली, और दोनों में हमने ये चीज डिस्कस किया कि मैंने मूवमेंट लेके दिखाया आपको कैसे ओवरटर्न हो रहा था ये, और वहां से हमने कैसे ये चीज बनाई। बट यहां पर क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन जिस हिसाब से आएगा उस चीज को कंसीडर करते हैं। इनमें से अगर आपको कोई कहता है, देखो ध्यान से देखो, P बाय W की वैल्यू जब तक B अपॉन 2H तक है तब जाकर ये ओवरटर्न होगा, या उससे ज्यादा होगी तो ये ओवरटर्न होगा। जब तक P बाय W की वैल्यू F तक है तब तक ये स्किड नहीं करेगा, इससे ज्यादा होगा तो ये स्किड कर जाएगा। कंडीशन ऐसे आएगी, अगर हम चाहते हैं कि ओवरटर्न हो बट स्किड ना हो तो कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, सेकंड, स्किड हो जाए ओवरटर्न ना हो, ये तो बोल, अगर ओवरटर्न हो जाए स्किड ना हो तो क्या चीज होगी, या दोनों अवॉइड करना चाहते हैं तो क्या चीज होगी, वो चीज हम डिस्कस करेंगे। इन कंडीशंस को देख के फर्दर कुछ कंडीशंस बनाई जाएंगी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उन कंडीशंस को लिखते हैं। कंडीशंस नंबर 1, टू अवॉइड ओवरटर्निंग। अगर हम चाहते हैं कि ओवरटर्निंग ना हो, अगर हम चाहते हैं कि ओवरटर्निंग ना हो तो कौन सी कंडीशन हमारे को पता होनी चाहिए। तो ये चीज हमें मिलगी कि मैक्सिमम इतनी वैल्यू तक हम ओवरटर्न नहीं हो सकता, इससे जैसे ये वैल्यू इससे ज्यादा हुई तो ओवरटर्न हो जाएगा। तो हम ये लिखेंगे, अगर हम चाहते हैं कि ओवरटर्निंग अवॉइड करना तो P बाय W शुड बी लेस देन इक्वल टू B बाय 2H, ऐसी इक्वेशन आएगा। एक कंडीशन होगी। कंडीशन नंबर 2, अगर हम चाहते हैं टू अवॉइड स्किड, लेटरल स्किड, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो कंडीशन नंबर 2 लिखते हैं, टू अवॉइड लेटरल स्किड। अगर हम लेटरल स्किड अवॉइड करना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, P बाय W लेस देन इक्वल टू लेटरल फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। ये दो कंडीशन हमें पता चल गई। एक और कंडीशन बनाते हैं, अगर ये दोनों अवॉइड करना चाहते हैं तब क्या होगा, कोई एक अवॉइड करना चाहते हैं तब क्या होगा, तो लिखते हैं उसके बारे में। कंडीशन नंबर 3, टू अवॉइड बोथ, बोथ मतलब ओवरटर्निंग भी अवॉइड हो जाए और स्किड भी अवॉइड हो जाए। हम चाहेंगे P बाय W की वैल्यू
इन दोनों की वैल्यू से कम हो, P बाय डब्ल्यू B/2H से भी कम हो और F से भी कम हो, तो हम लिखेंगे कैसे? इट शुड बी मिनिमम ऑफ B/2H और F, B/2H एंड F, इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू को हम अडॉप्ट करेंगे अगर हम ये दोनों चीजें अवॉइड करनी है। ऑब्वियसली बात है, F की वैल्यू कम हुई इससे, अगर मैं इसको अडॉप्ट कर लूंगा, अगर F कम हो तो पहले स्किड हो जाएगा, तो P/W की वैल्यू इन दोनों में से जो कम होगा उससे कम होने तब तक दोनों चीजें अवॉइड हो सकती है। तीसरी कंडीशन होगी सिर्फ ओवरटर्निंग अवॉइड करना तो ये वैल्यू से कम, स्किड अवॉइड करना तो ये इससे कम, दोनों अवॉइड करना है तो दोनों की वैल्यू से कम, P/W की वैल्यू इन दोनों की वैल्यू से कम होना चाहिए, इनकी मिनिमम की वैल्यू से कम। ये इंपॉर्टेंट है, बाकी जो मैं दो कंडीशन डिस्कस कर रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, एग्जाम में आ सकती हैं। लैंग्वेज समझना, व्हीकल skid prior to overturn, व्हीकल स्किड हो जाए बट ओवरटर्न ना हो, ऐसी क्या कंडीशन रखें कि ये चीज वैल्यू एक्सेप्ट हो जाए। मतलब हमें पता है कि अगर जो वैल्यू कम होगी, चाहे F कम होगा तो पहले F अचीव करेगा, ये वैल्यू पहले F, अगर मान के चलो ये वैल्यू है 2, ये वैल्यू है 10, तो जब ये वैल्यू बढ़ती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, पहले ये 2 पे रीच करेगी। तो अगर हम चाहते हैं कि स्किड पहले हो जाए, ओवरटर्न ना हो, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो लिखते हैं कंडीशन नंबर 5, व्हीकल ओवरटर्न्स प्रायर टू स्किड, व्हीकल ओवरटर्न्स प्रायर टू स्किड, स्किड ना करे लेकिन ओवरटर्न हो जाए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो B/2H की वैल्यू वो कम होनी चाहिए किससे? F से, तभी वो पहले अचीव करेगा उसे। ये कंडीशन एग्जाम में आ सकती है, ये दोनों कंडीशन इंपॉर्टेंट है, बाकी जनरल वे में चल रहा है, यहां से ऑब्जेक्टिव अच्छा बन सकता है, तो इसे नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सुपर एलिवेशन, केंट, बैंकिंग, तीनों एक ही चीज के नाम है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अवॉइड करना है जिससे गाड़ी ओवरटर्न ना हो, तो इसको अवॉइड करने के लिए हमने एक चीज निकाली कि क्यों ना आउटर एज को, रोड के आउटर टर्न वाली जगह पर आउटर एज को रेज कर दिया जाए। उस रेज करने को बोला जाता है सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना, या बैंकिंग या केंट, ये तीनों एक ही टर्म है, कोई भी नाम आ सकता है एग्जाम में आपको, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। रेजिंग ऑफ आउटर एज विद रिस्पेक्ट टू इनर एज टू काउंटरएक्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस एंड टू रिड्यूस टेंडेंसी ऑफ व्हीकल टू ओवरटर्न इज नोन एज सुपर एलिवेशन। आउटर एज को रेज करना विद रिस्पेक्ट टू इनर एज, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, किसी को ये डाउट हो कि क्या हमेशा इनर के रिस्पेक्ट में करते हैं, आप सेंटर लाइन के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो, बट अभी बेसिकली समझने के लिए आप इसको इस तरह से लेके चलो कि अगर मैं आउटर एज को रेज कर रहा हूं टर्न वाली जगह पर, जहां पर टर्न है वहां पर मैं आउटर एज को इतना रेज कर रहा हूं सो दैट कि मैं अपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को नेग्लेक्ट कर सकूं, अवॉइड कर सकूं, तो उस पार्ट को रेज करने को विद रिस्पेक्ट टू इनर जो हम रेज कर रहे हैं उसे बोला जाता है सुपर एलिवेशन या केंट या बैंकिंग। तो इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इसके बारे में एक डायग्राम बनाऊंगा, देन वहां से प्रोसीड करते हैं। डायग्राम को नोटिस करते हैं, मैंने आउटर एज को रेज कर दिया बाय सम एंगल, सुपर एलिवेशन जिसे बोलते हैं। ये मेरा वो व्हीकल है, ये टायर आ गया, ये जो मेरा कैरेज वे आ गया, रोड आ गया, दोनों टायर के सेंटर सेंटर का डिस्टेंस आ गया B। ध्यान से देखना, सेंटर CG से W वेट नीचे लग रहा है, ये वर्टिकल जब इसको हमने रिजॉल्व किया तो ये आ जाएगा विद एंगल आ जाएगा W cos थीटा, परपेंडिकुलर आ जाएगा W sin थीटा। आउटर की तरफ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही थी ये आ गई वो P, इसको रिजॉल्व किया आ गया P cos थीटा, और यहां से सीधे नीचे आ गया P sin थीटा, परपेंडिकुलर आ गया। जितना भी मेरे पास ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो पार्ट था, इसको रेजिस्ट करने के लिए जो यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन हमेशा मैंने आपको बताया कि इसका जो भी वर्टिकल नीचे लग रहा होगा उसको F से मल्टीप्लाई कर दो, तो वर्टिकल नीचे कितना लग रहा है, एक तो W cos थीटा और एक P sin थीटा, तो दोनों का सम इंटू F कर देंगे, वो आपको मिल जाएगा जो फ्रिक्शन वाला पार्ट।
इसको अगर बैलेंस करें और देखते हैं हम किस तरफ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं, मतलब p cos थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, यहां लिखते हैं p cos थीटा इज इक्वल टू, आप कहोगे ये भी तो है, नहीं हम इस लाइन में ले रहे हैं, इस एक्सेस पे देख रहे हैं, तो ये चीज आ गई, इसको तो हम रिजॉल्व कर ही दिए। p cos थीटा शुड बी इक्वल टू, एक इस तरफ क्या है w sin थीटा, w sin थीटा प्लस एक और इस डायरेक्शन में क्या, फ्रिक्शन वाला पार्ट, इसे ले लेंगे f w sin थीटा, सॉरी cos थीटा, cos थीटा प्लस p sin थीटा। चेक कर लेते हैं, मैंने इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को रिजॉल्व किया p cos थीटा में और एक p sin थीटा में। ये w वेट लग रहा था डायरेक्टली नीचे, क्योंकि वो तो सीधा लगेगा, और उसको रिजॉल्व किया जब हमने, एक आ गया मेरे पास w cos थीटा और ये आ गया w sin थीटा। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हमने जो रेजिस्ट कर रहा होगा फ्रिक्शन वाला पार्ट को ये लिख दिया, और कैसे निकालते हैं वो हमें पता है आपको, कि नीचे जितना भी वेट लग रहा होगा, जो भी पार्ट लग रहा होगा, उसको f से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वहां से मुझे बैलेंस करने के लिए ये इक्वेशन मिल गई। p वाले पार्ट को हम एक तरफ कर लेते हैं, जैसे यहां पर लिखा हुआ p cos थीटा माइनस f p sin थीटा शुड बी इक्वल टू w sin थीटा प्लस f w cos थीटा। ठीक है, कॉमन ले अगर यहां से p, तो मेरे पास क्या मिलेगा, cos थीटा माइनस f sin थीटा। सिमिलरली यहां से अगर कॉमन ले w, तो क्या बच जाता है, sin थीटा प्लस f cos थीटा। अभी भी हम पहले भी p बाय w को रिजॉल्व कर रहे हैं, वैसे p बाय w यहां से बनाते हैं और देखते हैं क्या बनता है। p अपॉन w इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस f cos थीटा होल डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस f sin थीटा। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अगर मैं यहां से cos कॉमन लूं, तो साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा, tan प्लस f होल डिवाइडेड बाय, यहां से भी अगर कॉमन लूं तो cos 1 माइनस f डॉट tan थीटा। दोनों तरफ ये cos और ये cos कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर p बाय w है मेरे पास। देयरफॉर मैं बोल सकता हूं दैट p बाय w इज इक्वल्स टू tan थीटा प्लस f होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस f डॉट tan। इंपॉर्टेंट, tan थीटा को हम रिप्लेस करेंगे E से, क्योंकि tan बेसिकली क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वही ग्रेडियंट ही है, ये भी कितना राइज होता जा रहा है। इसको रिप्लेस करेंगे हम E से, तो हम यहां लिखते हैं E इज इक्वल टू tan थीटा। E ही हमारे पास क्या होगा, ये एलिवेशन को ही हम E से डिनोट कर रहे हैं, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं P बाय W इज इक्वल टू E प्लस F होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस E F। इक्वेशन नंबर 1, इसे नोट कर लो। एग्जैक्ट फॉर्मूला यही है, पहले इसे नोट कर लो, फिर एक आगे नोट लिखते हैं। कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम 1 माइनस ई एफ फैक्टर को 1 के अप्रोक्सीमेटली लेके चलते हैं। तो ये नोट लिखेंगे हम नीचे कि स्मॉल वैल्यूज के लिए हम इग्नोर करेंगे कि डिनोमिनेटर को अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर ही लेके चलेंगे। फॉर कैलकुलेशन पर्पस हम मान के चलेंगे 1 माइनस ई एफ इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1, क्योंकि आप देख लेना
6 डिग्री तक एंगल अगर हो तो tan की जो वैल्यू बनती है यहां से, और f की वैल्यू आपको पता है 0.15 होती है, तो ये वैल्यू 0.98 0.99 यहां तक ही लाइक करती है। तो हम इसको फॉर इजी कैलकुलेशन इसको 1 ही लेके चलते हैं। बट एक बार गेट में एक प्रॉब्लम आई थी, अगर ये एंगल काफी बड़ा दिया हो तो आपको इस पूरे फॉर्मूले को यूज करना है। बट फॉर द टाइम आप ये ऐसे याद, मैक्सिमम टाइम्स आपको ये फैक्टर 1 ही लेके चलना है। बट अगर कभी एंगल ये बड़ा दे दिया जाए ई वैल्यू, तो आपको इस पूरे फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा। तो एक बार देखते हैं, P/W इज इक्वल टू E प्लस एफ। ठीक है, तो मेरे पास ये आ गई इक्वेशन नंबर। E क्या होगा, एलिवेशन, कितना राइज दे रहे हैं। F क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन, कितना वहां पर फ्रिक्शन लग रहा है, आपको पता है 0.15। अब ये P/W, इस P/W का भी एक नाम है जो एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे, इसको भी नोट करो। P/W it is also known as centrifugal ratio। सेंट्रीफ्यूगल रेशियो बोलते हैं, अभी तक पूछा नहीं है, पूछ सकते हैं एग्जाम में। और एक और नाम है, और इम्पैक्ट फैक्टर और भी काफी जगह यूज होता है वर्ड इम्पैक्ट फैक्टर। तो अभी नोटिस करो, P/W इसको मैं किसी फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा जहां से हमारा एक आंसर बन जाएगा। P/W इज इक्वल टू, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। तो अगर मैं P को रिप्लेस करके लिख दूं mv²/r होल डिवाइडेड बाय W क्या है, वेट, इसको लिख सकते हैं m इंटू जी, वेट को लिख सकते हैं हम m इंटू जी, दोनों में ये m और m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पीछे क्या रहेगा, पीछे रहेगा v²/gr। मतलब P/W को हम रिप्लेस किससे कर सकते हैं, v²/gr से। तो लिखते हैं नेक्स्ट, v²/gr के बाद आगे देखते हैं, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, P/W हमने निकाला, P/W इज इक्वल टू v²/gr, ये हमने अभी डिराइव किया। और हमें पता है कि दैट P/W किसके बराबर है, E प्लस F के बराबर। तो अगर A B के बराबर है और A C के बराबर है, तो B और C भी बराबर होंगे। तो हम यहां से लिख सकते हैं therefore v²/gr इज इक्वल्स टू E प्लस F। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इसी टॉपिक से मिलेंगे हॉरिजॉन्टल कर्व्स के अंदर। इक्वेशन नंबर 3 लिख देते हैं इसे। लेकिन ये जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया v²/gr इज इक्वल टू E प्लस F, पहले इसमें टर्म्स तो बताऊं। यहां पर ये R क्या है, इट्स अ रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व। ये V क्या है, वेलोसिटी, जो भी व्हीकल है उसकी वेलोसिटी। G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। E सुपर एलिवेशन, जितना वो इंक्लाइंड है आउटर एज। और F के कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन। बट अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहते हो, जो पर्सनली मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि ये अवॉइड करो, इसमें अगर आपको ये यूज करना तो इसमें जो वेलोसिटी आप पुट करोगे वो पुट करोगे मीटर पर सेकंड में, तब आपका ये फॉर्मूला वैलिड। बट कभी कभार क्वेश्चंस में किलोमीटर पर आवर में वेलोसिटी तो मैक्सिमम टाइम उसी में दिया होता है, तो अगर आपको कन्वर्ट करना आता है, आपको अच्छे से पता है तो आप कर लो। बट अगर इसको आप इस तरह से याद रखो तो और अच्छा ऑप्शन है, v² अपॉन, अगर आप इसको कन्वर्ट कर दो पूरा, 127r इज इक्वल्स टू E प्लस F। ये अप्रोच अगर आप लगाओगे तो आपको v किस में पुट करना है, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में पुट करोगे तब भी आपका सेम आंसर आएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला डिराइव होता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यहाँ E का मतलब क्या है, सुपर एलिवेशन, इंपॉर्टेंट। v²/gr इज इक्वल टू E प्लस F, सेम। ये तब यूज करते हैं मीटर पर सेकंड, अदरवाइज v²/127r इज इक्वल टू E प्लस F, किलोमीटर पर आवर। इससे इंपॉर्टेंट को नोट कर लो। आपने जब ये नोट किया तो यहां पर आपको एक चीज समझ आनी चाहिए कि हम ये सब कर क्यों रहे थे, हॉरिजॉन्टल कर्व्स में क्यों कर रहे थे, ताकि हम ओवरटर्निंग अवॉइड कर सकें और स्किडिंग अवॉइड कर सकें। तो हम यहां पर एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि ये जो E है, जो हम एलिवेशन दे रहे हैं, ये हमें किससे हेल्प करेगा, ये हेल्प करेगा हमें ओवरटर्निंग से बचाने में। और जो ये F पार्ट है, ये किससे हेल्प करेगा, स्किड से। ओके,
और जो मैंने मेन फॉर्मूला यहां पे लिखा था 1 माइनस ई एफ को हमने इग्नोर करके 1 ही लिया, तो आप एक नोट लिख लेना नीचे और उस नोट में मार्क कर देना अप टू 6 डिग्री, 6 डिग्री तक का अगर वैल्यू है तो हम 1 माइनस ई एफ फैक्टर को अप्रोक्सीमेटली 1 ही लेंगे। बट अगर ये वैल्यूज एंगल्स बड़े हैं तो हम फॉर ग्रेटर एंगल्स we will consider 1 माइनस ई एफ, इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। बट मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको ये अवॉइड ही करना पड़ेगा, आपको यही काम है फॉर्मूला। तो यहां पर हमारा सुपर एलिवेशन का एक टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन को समझने से पहले एक बार फॉर्मूला लिखते हैं। हमने अभी ये डिराइव किया दैट E प्लस एफ इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर, और E प्लस एफ इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 127। दोनों में से जो भी पॉसिबल हो, जो भी आपको सही लगे, आप वो वाला अप्रोच लगा सकते हो। ये डिराइव किया। बट अगर आपसे पूछा जाए, अगर बोला जाए कि मुझे इस हिसाब से सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि ये दोनों मिलके हमारी ये कंडीशंस को, प्रॉब्लम जो आ रही थी उसको खत्म कर रहे हैं। कौन सी, एक स्किडिंग की प्रॉब्लम और एक ओवरटर्निंग की प्रॉब्लम। बट यहां एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इफ फुल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज काउंटर एक्टेड बाय सुपर एलिवेशन अलोन, मतलब हम एलिवेशन को इतना ज्यादा प्रोवाइड कर दें कि हमारे को एफ देने की जरूरत ही ना पड़े, फ्रिक्शन वाले पार्ट को अवॉइड करना पड़े, एफ को अगर हम 0 एज्यूम कर ले, देन द प्रेशर एट द इनर एंड द आउटर एज टू बी सेम। ये लाइन मैं प्रूफ करूंगा, अभी आपको दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन आता है आज के टाइम पे, यहां से क्वेश्चन बनता है। वो कंडीशन आपको देगा कि जब इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन कंडीशन अगर हम करेंगे तो बताओ फिर 4 कंडीशन होंगी कि प्रेशर किस टायर पे ज्यादा होगा, तो आपको पता होना चाहिए दोनों पे बराबर होगा। कैसे, अभी प्रूफ करेंगे। जो पिछला केस हमने किया उसमें क्या था, जब हम टर्न ले रहे थे तो आउटर टायर पे ज्यादा प्रेशर था। बट ऐसी का कंडीशन प्रोवाइड करते हैं कि अगर हम इस तरह से एलिवेशन प्रोवाइड करें कि हमारे फ्रिक्शन वाले पार्ट को देने की जरूरत ना पड़े, वो 0 रख सकते हैं, तो उस टाइम पे दोनों टायर्स पे बराबर प्रेशर होगा। वो डिस्कस करेंगे अभी कैसे प्रूफ हुआ। तो एक बार स्टेटमेंट फिर से रीड करते हैं। फुल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज काउंटर एक्टेड बाय सुपर एलिवेशन अलोन, देन दैट इज F is assumed to be 0. Then the pressure at the inner and the outer edge to be same. The super elevation provided is known as, जो such super elevation provided, जो ये super elevation हमने प्रोवाइड की, इस super elevation को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। मतलब वो क्या कह रहा है कि इन इक्वेशन में से अगर हम इतना ज्यादा F, मतलब ये जो दोनों जो अकेले अपना अपना काम कर रहे थे, इनकी बजाय अगर मैं इस F को इग्नोर कर दूं और इतना ज्यादा E प्रोवाइड कर दूं कि वो ये दोनों का काम खुद ही कर ले, तो उस E को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। मतलब F को हम 0 पुट करते हैं तो पीछे जो रह गया जो फॉर्मूला वो बन गया, या तो बनेगा E इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय जी आर, और एक बनेगा E इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 127 आर। इस E को हम नॉर्मल E नहीं बोलेंगे, सुपर एलिवेशन नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, जो ये सारा काम खुद अकेले संभाल रहा है। इस E को क्या बोला जाएगा, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन मोस्टली मैंने आपको बोला अब ये वाली अप्रोच लगाना, तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, दैट E इक्विलिब्रियम, पेपर में क्वेश्चन आता है ये वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या प्रूफ करते हैं, प्रेशर एट इनर एंड आउटर एज टू बी सेम। इंपॉर्टेंट है, बन सकता है क्वेश्चन कि प्रेशर कैसा होगा दोनों टायर्स पे, हम डिस्कस करते हैं। पहले इसे नोट करो। अब डिस्कस करते हैं जो पॉइंट मैंने पीछे बताया कि जब हम इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करेंगे तो प्रेशर एट बोथ द टायर्स विल बी सेम। तो वो कैसे, अब यहां फिगर में आप देखो कैसे बनता है। स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए, ये क्वेश्चन बन सकता है। ये फिगर आपके सामने मैंने ये रेस किया आउटर पार्ट को, ये आगे सुपर एलिवेशन जो हमने प्रोवाइड की गई है, इतना प्रोवाइड किया है कि हमें फ्रिक्शन वाला फैक्टर को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया, फ्रिक्शन वाला जो फैक्टर बन रहा था, जो आपने बनाया होगा पीछे फिगर में, तो इसको मैंने 0 से इक्वेट कर दिया क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। तो अब हम इक्वेशन को इक्वेट करते हैं, तो अब सिंपली क्या बोलेंगे, P cos थीटा किसके बराबर होगा, W sin थीटा के। तो मैं यहां लिख रहा हूं P cos थीटा इज इक्वल टू W sin थीटा। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसमें से किसी भी पॉइंट के ऊपर मूवमेंट ले लेते हैं। मैं अबाउट B ले रहा हूं मूवमेंट, अबाउट B अगर मैं मूवमेंट ले रहा हूं
अबाउट बी मूवमेंट ले रहा हूं, तो हम क्या देखेंगे, टायर प्रेशर एक आर ए इंटू कितना डिस्टेंस है इनके बीच में सेंटर पॉइंट तक, बी, आर ए इंटू बी, किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉक में जा रहा है, और क्या जाएगा, और अगर देखें P cos थीटा इस पॉइंट पे क्या मूवमेंट बनाएगा, P cos थीटा इंटू H, सेंटर से सीजी पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस मैंने आपको पहले भी H बताया था, प्लस P cos थीटा इंटू H, इट इज इक्वल टू, यहां पर क्या है, W sin थीटा इंटू ये कितना डिस्टेंस है, सेम H, W sin थीटा इंटू H, प्लस ये दोनों टर्म्स सीधे इस फिगर के व्हीकल के बिल्कुल सेंटर पे आ रहे हैं, इसका B के बाद मूवमेंट कितना होगा, दोनों का इंटू B/2, क्योंकि ये पूरा यहां सेंटर टू सेंटर B है तो ये B/2 होगा, प्लस P sin थीटा इंटू B/2, प्लस W cos थीटा इंटू B/2। क्लियर? जस्ट अभी मैंने ऊपर लिखा, फर्स्ट इक्वेशन देखो, P cos थीटा W sin थीटा के बराबर है, ये बराबर है, इसका मतलब P cos थीटा इंटू H और W sin थीटा इंटू H दोनों सेम ही होंगे, कट जाएंगे, पीछे क्या रहेगा, R A इंटू B इज इक्वल टू P sin थीटा इंटू B/2 प्लस W cos थीटा इंटू B/2, ये टर्म बन रही। अगर दोनों से मैं B/2 कॉमन ले लूं तो पीछे क्या रह गया, P sin थीटा प्लस W cos थीटा, और यहां पर क्या, RA इंटू B, ये B और ये B कैंसिल आउट, मुझे यहां से क्या मिला, ये मिला RA इज इक्वल्स टू P sin थीटा प्लस W cos थीटा डिवाइडेड बाय, इसको मैं लिख देता हूं इक्वेशन नंबर, क्लियर, यहां से आ गया। एक और चीज यहां नोटिस करो जो आप सबको पता होगा, हम सबने कभी ना कभी ये पढ़ा होगा, आर ए जो ऊपर को लग रहा है और आर बी जो ऊपर को लग रहा है, इनको कौन बैलेंस कर रहा है ऊपर से नीचे, वर्टिकली क्या नीचे लग रहा है, P sin थीटा प्लस W cos थीटा, तो मैं यहां लिख सकता हूं आर ए प्लस आर बी किसके बराबर है, P sin थीटा प्लस W cos थीटा। क्लियर? आर ए की वैल्यू मेरी क्या आ रही है, P sin थीटा प्लस W cos थीटा बाई 2, इसका हाफ आ रहा है, इसका मतलब यहां से हम क्या बोल सकते हैं, आधी वैल्यू मेरी आर ए के बराबर है तो बाकी का आर बी भी इसका आधा ही होगा, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं आर ए इज इक्वल्स टू आर बी। यहां से मैंने प्रूफ कर दिया, दोनों रिएक्शन सेम, मतलब जितना प्रेशर यहां पर लग रहा होगा उतना ही प्रेशर यहां पर लग रहा होगा, दोनों टायर्स में सेम प्रेशर होगा। तो ये स्टेटमेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन के आ सकता है कि इन द केस ऑफ इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन टायर्स कंडीशंस बताओ, तो आपको पता होना चाहिए दोनों टायर्स में प्रेशर सेम है, इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है ये। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डिजाइन सुपर एलिवेशन। हमने सुपर एलिवेशन पढ़ा, जिसपे कैंट जिसको बोलते हैं, हमने इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन पढ़ा, अब हम बात करेंगे डिजाइन सुपर एलिवेशन के बारे में। डिजाइन सुपर एलिवेशन में अगर देखें तो अगर आप प्रैक्टिकली कंसीडर करो कंडीशंस, तो कभी भी रोड पे आपको एक जैसा ट्रैफिक नहीं मिलेगा, ट्रैफिक चेंज होता है, कभी ज्यादा कभी कम, प्लस सारे के सारे ट्रैफिक जितना भी व्हीकल चल रहे हैं सबका वेलोसिटी सेम नहीं होगा। इसलिए जब भी क्वेश्चन में आपको ये टर्म मिले, मिक्स ट्रैफिक की बात हो, तो आप समझ जाना कि आपको डिजाइन सुपर एलिवेशन के बारे में बात कर रहा है, तो हमेशा मिक्स ट्रैफिक कंडीशन इसी के साथ वेट करेगा। तो स्टडी किस तरह से किया गया, कहा गया कि अगर हम ज्यादा सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर देंगे, इट विल बी अनसेफ फॉर द स्लो मूविंग व्हीकल्स। तो जो व्हीकल्स फास्ट जा रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, वो तो चले जाएंगे आराम से, लेकिन जो व्हीकल स्लो मूविंग है उनको देख एंगल फील होगा, इंक्लिनेशन फील होगा। बट यही चीज अगर हम एंगल अगर कम दें तो स्लो मूविंग व्हीकल्स तो चले जाएंगे, बट फास्ट मूविंग व्हीकल्स के लिए प्रॉब्लम होगा क्योंकि उनको फ्रिक्शन फील होगा। यहां देखो कुछ पॉइंट लिखे मैंने, प्रोवाइडिंग मोर सुपर एलिवेशन एंड लेस डिपेंडेंसी ऑन लेटरल फ्रिक्शन will create problem for slow moving vehicle, whereas providing lesser value of super elevation and more dependency on lateral friction is unsafe for fast moving vehicle। दोनों conditions favorable नहीं थी क्योंकि हमें तो सबके अकॉर्डिंग चलना है। देन IRC ने डिसाइड किया
कि एक कंडीशन डिसाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपना डाटा सेट करेंगे। तो वो कंडीशन लिखते हैं हम। तो IRC का जो पॉइंट था उसे नोट करते हैं। सो फॉर प्रैक्टिकल कंसिडरेशन IRC सजेस्टेड टू डिजाइन सुपर एलिवेशन टू काउंटरएक्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू 75% ऑफ द डिजाइन स्पीड। डिजाइन स्पीड का 75% के हिसाब से चलेंगे और जो फॉर्मूला बनेगा उतना हम प्रोवाइड करेंगे। तो उस हिसाब से देखिए, एंड नेग्लेक्टिंग द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो आगे देखते हैं, हमारे पास जनरल फॉर्मूला ये था कुछ E प्लस एफ इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 127। ये फॉर्मूला लिखेंगे तो V किसमें, किलोमीटर पर आवर में। इसको नेग्लेक्ट करते हैं, 0 लिखते हैं। E मेरा अब है E डिजाइन, क्योंकि हम डिजाइन वाला निकाल रहे हैं और हमें V को क्या पुट करना पड़ेगा, 75% ऑफ द डिजाइन स्पीड। तो V की जगह लिख रहा हूं मैं 0.75 V स्क्वायर अपॉन 127। अगर आप इसको सॉल्व करो तो आपका कुछ आंसर इस तरह से बनता है, V स्क्वायर अपॉन 225 R। therefore E डिजाइन is equal to V square upon 225 R। जब भी डिजाइन की बात हो तो आपको ये कंडीशन लगानी। अब बात करते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E के बारे में, कि इससे ज्यादा वैल्यू हम E की प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो कुछ कंडीशन हमें पता होनी चाहिए, उससे ज्यादा वैल्यू हम मैक्सिमम E की नहीं प्रोवाइड कर सकते। वो डिपेंड करेगा टेरेन्स के ऊपर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये कहीं ना कहीं पूछा जाता है। न्यूमेरिकल्स में ध्यान रखना इस चीज का। ये जो मैं वैल्यूज बताऊंगा आपको, अगर आपकी निकाली हुई वैल्यू इन वैल्यू से ज्यादा आती है तो आप उनको मार्क नहीं करें, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यूज हैं। इन वैल्यूज से ऊपर वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं एक बार वैल्यूज को। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E, ये सब अगर परसेंटेज में लिखोगे तो ये 7%, ये 10%, ये 4%, इस तरह से। E की मैक्सिमम वैल्यू कितनी लेंगे, अगर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन है 0.07। अगर परसेंटेज में बोलोगे तो 7% मैक्सिमम। अगर सपोज आपका आंसर 8% आता है, 7.9% आता है, वो ऑप्शन भी होगा वहां पर, उसको मार्क नहीं करना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाएगी, 7%। तो 7 को मार्क करोगे। तो इससे ऊपर का अगर 6 पॉइंट कुछ आता है तो 6 पॉइंट चलेगा आंसर, बट 7 से ऊपर अगर आंसर आ रहा है वो मार्क नहीं करोगे। अगर सेम यही वैल्यू हिली टेरेन कवर्ड विद स्नो होगा तब भी यही वैल्यू होगी। सिमिलरली E मैक्स की वैल्यू 0.01, ये कब, हिली टेरेन नॉट कवर्ड विद स्नो के लिए। E मैक्स की वैल्यू 0.04 फॉर अर्बन एरियाज। लास्ट में मैंने एक पॉइंट छोड़ा हुआ, E मिनिमम, कम से कम कितना हम प्रोवाइड कर सकते हैं एलिवेशन को, सुपर एलिवेशन को। तो आप खुद इसका सोच सकते हो आंसर, अगर पता है तो आप प्लीज नीचे लिखना, कितना इसका वैल्यू हो सकती है E मिनिमम की। मिनिमम कम से कम एटलीस्ट आपको जितना कैम्बर प्रोवाइड कर रहे हो उतना तो एलिवेशन प्रोवाइड करना ही करना है। तो याद रखना, मिनिमम अगर आपसे कोई पूछे तो क्या प्रोवाइड करोगे, कैम्बर। कैम्बर से नीचे की वैल्यू कभी भी प्रोवाइड नहीं करोगे। तो ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। नॉट लेस देन कैम्बर, यहां लिख देना आगे, नॉट लेस देन कैम्बर। अब डिस्कस करते हैं डिजाइन स्टेप्स के बारे में। डिजाइन सुपरएलिवेशन के कुछ स्टेप्स हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमने सुपरएलिवेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो सही है या गलत है। तो कुछ स्टेप्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले देखना, सबसे पहले आप क्या करोगे, स्टेप नंबर 1, ध्यान से देखो, कैलकुलेट डिजाइन सुपरएलिवेशन यूजिंग ई डिजाइन फॉर्मूला। जस्ट अभी डिस्कस किया, V स्क्वायर अपॉन 225 R। यहां से हमें क्या मिल गया, ई डिजाइन। अब हमें क्या पता कि ये जो हमने वैल्यू डिजाइन की सिलेक्ट की है सुपरएलिवेशन की सही है या गलत है, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हमें पता होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 1, अगर हमारा निकाला हुआ डिजाइन की वैल्यू मैक्सिमम और ई मिनिमम के बीच में आ रहा है, ध्यान सुनना, ई मिनिमम कितना प्रोवाइड करेंगे, आपको लिखा है मैंने कैम्बर, उससे नीचे नहीं जा सकते। मैक्सिमम कितना प्रोवाइड करेंगे उसकी कंडीशन लिखा है मैंने 0.007, 0.10, 0.04 या मिनिमम कैम्बर। तो सबसे पहले मैंने कहा, आपने जो भी यहां से ई निकाला, अगर वो वैल्यू ई मिनिमम और ई मैक्स के बीच में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम प्रोवाइड कर देंगे जो हमने ई कैलकुलेट किया वही हमारा आंसर होगा। सबसे सिंपल केस, आगे आंसर। सेकंड कंडीशन, अगर जो हम ई कैलकुलेट कर रहे हैं वो ई मिनिमम से भी कम आ रहा है, हमारा कैलकुलेट किया हुआ ई मिनिमम से कम है, तो हम क्या करेंगे, वी विल प्रोवाइड ई मिनिमम कितना, कैम्बर जितना।
बिकॉज ये वैल्यू कैम्बर से कम नहीं हो सकती। ध्यान से सुनना, सपोज मेरा मिनिमम कैम्बर था 2% एग्जाम्पल, और हमारी ये वैल्यू आती है 1.2%, तो मैं 1.2 नहीं लिखूंगा बिकॉज वो मिनिमम वैल्यू से भी कम आ रही है, हमें उससे 2% का आंसर मार्क कर देंगे। ऐसे ऑप्शन में आपको देखना पड़ेगा। तो ये आंसर इस कंडीशन के लिए बन गया। कंडीशन नंबर थर्ड, अगर मेरा निकाला हुआ ई, यहां से कैलकुलेट किया हुआ ई मैक्स से बड़ा आता है, उस केस में क्या करेंगे? उस केस में हम वही ई मैक्स ही प्रोवाइड कर देंगे, चाहे वो बड़ा, सपोज मान के चलो ई मैक्स मैंने प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए आपको बोला है 0.07 या 7% बोलो, तो अगर 7% मेरी यहां पर मेरी ये वैल्यू आती है 8%, तो मैं क्या करूंगा? आई विल प्रोवाइड ई मैक्स को भी प्रोवाइड कर दूंगा और मैं अपने स्टेप 2 पे शिफ्ट हो जाऊंगा, अगला स्टेप शिफ्ट करेंगे। अगर ये कंडीशन आती है तो हमारा आंसर मिल गया। अगर ये कंडीशन आती है तो ई मिनिमम प्रोवाइड कर देंगे। अगर ये कंडीशन आती है तो एक और स्टेप आगे चेक करना पड़ेगा। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 के बारे में। जब हमने चेक किया, पहले स्टेप में जब चेक कर लिया कि हमारा ई मैक्स से बड़ा आ रहा है, तो हमने बोला हम ई मैक्स ही प्रोवाइड करेंगे और एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे। तो स्टेप नंबर 2 क्या है? चेक फॉर लेटरल फ्रिक्शन। हमें पता है कि E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 127 आर। यहां पर V कितना पुट करना है? किलोमीटर पर आवर में। यहां से मैं F कैलकुलेट कर लूंगा, फिर देखते हैं इसकी कंडीशंस। यहां से मेरी F की वैल्यू आ गई। अगर मेरा कैलकुलेट किया हुआ F 0.15 से कम है तो हम प्रोवाइड करेंगे E इज इक्वल टू ई मैक्स, ठीक है। बट अगर मेरा यहां से कैलकुलेट किया हुआ F ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.15 आता है, तब भी हम E इज इक्वल टू ई मैक्स ही प्रोवाइड करेंगे और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। देखो ध्यान से देखना इस चीज को, इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 1 में भी हमने यही चीज की कि जब मेरा ई मैक्स से ज्यादा आया तो मैंने क्या बोला कि हम प्रोवाइड ई मैक्स ही करेंगे, बट नेक्स्ट स्टेप को भी चेक करेंगे। हमने चेक किया। सेम इस स्टेप में भी हमने एफ निकाला। एफ निकालने के बाद हमने क्या बोला? अगर मेरा निकाला हुआ एफ 0.15 से कम है तो हम बोलेंगे E इज इक्वल टू ई मैक्स। बट अगर मेरा निकाला हुआ एफ 0.15 से ज्यादा है तब भी यही बोलेंगे, बट एक और स्टेप चेक करेंगे आगे। गो टू स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड देखो, चेक फॉर अलाउएबल स्पीड। कितनी स्पीड हम अलाउ कर सकते हैं। फिर वही फॉर्मूला ई मैक्स, जो हमने पीछे ई मैक्स ले रहे हैं अभी तक, ये ई मैक्स प्लस एफ वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। एफ कितना लेना पड़ेगा यहां पर? एफ 0.15। आर रेडियस होता है, रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व, ये भी प्रोवाइडेड होगा। यहां से मैं वी निकाल सकता हूं। ये वी कौन सा मिलेगा मुझे? कितनी स्पीड अलाउएबल है, क्योंकि मैक्सिमम हम ज्यादा से ज्यादा इसको 0.15 तक जा सकते हैं। तो मैंने वो सब कंडीशन यहां पुट करके यहां से मैं वी ए की वैल्यू निकाल सकता हूं। जैसे मेरे को अलाउएबल स्पीड मिल गई, अब आ जाएंगी कंडीशंस पे। अगर क्वेश्चन में दी हुई स्पीड अलाउएबल स्पीड से कम है तो कंडीशन ओके, बिल्कुल सही है। बट अगर वो वैल्यू अलाउएबल स्पीड से ज्यादा आती है, अब दो चीजें आती हैं यहां पर। अगर रोड वगैरह डिजाइनिंग शुरू हो गई है तो अब हम उसको चेंज नहीं कर सकते, तो हम सिंपली क्या करेंगे? ऐसी कंडीशंस को अवॉइड, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। ऐसी कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए हम वहां पर स्पीड रिस्ट्रिक्शन के बोर्ड्स या स्पीड लिमिट बोर्ड्स लगा सकते, साइंस लगा सकते हैं। और अगर पॉसिबल है तो हम रेडियस बढ़ा देंगे कर्व का। अब आपको यहां पर ये डाउट आना चाहिए, रेडियस बढ़ाने से क्या होगा? अब यहां पर देख सकते हैं, जितना बड़ा रेडियस होगा ये वैल्यू उतनी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। जितनी ज्यादा ये वैल्यू बड़ी होगी तो अलाउएबल उतनी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो चांसेस है कि हम जितना ज्यादा अलाउ करेंगे तो उसके अंदर चांसेस है कि वो चीज कवर हो सके। तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी, ध्यान रखना। 3 स्टेप्स हमने फॉलो किए डिजाइन के। सबसे पहला स्टेप हमने क्या बोला? सबसे पहले हम ई डिजाइन निकालेंगे। ई डिजाइन हमने निकाला, उसके बाद हम चेक करेंगे क्या वो कंडीशन ई मिनिमम और ई मैक्स के बीच में फॉल कर रहा है। अगर कर रहा है तो ओके। अगर फिर सेकंड स्टेप कंडीशन कि अगर वो ई मिनिमम से भी कम है तो हम मिनिमम ई प्रोवाइड कर देंगे, जो हम कैम्बर देते हैं। बट अगर वो ई मैक्स से ज्यादा है, उस केस में हम ई मैक्स ही प्रोवाइड करेंगे और स्टेप नंबर 2 को चेक करेंगे। स्टेप नंबर 2 हमने फिर सॉल्व किया। यहां से हमने क्या कैलकुलेट किया? यहां से एफ कैलकुलेट किया। फिर कंडीशन देखिए, अगर एफ हमारा 0.15 से कम है तो ओके कंडीशन, कोई ई मैक्स प्रोवाइड कर दो। लेकिन अगर हमारा निकाला हुआ एफ 0.15 से ज्यादा आता है, उस केस में भी हम ई को ई मैक्स प्रोवाइड करेंगे और एक और स्टेप चेक करेंगे। चेक फॉर अलाउएबल स्पीड, यहां से फिर वही फॉर्मूला लगा के मैंने यहां से वी ए निकाला, कितना मैक्सिमम अलाउड स्पीड है। अगर हमारा गिवन डाटा उससे कम है,
जितनी यहाँ पर मैक्सिमम आ रही है तो ओके कंडीशन है, सब सही जाएगा। बट अगर वो ज्यादा आती है, हमारी अलाउएबल कम है, मानो ये 100 है और हमारे पास 120 का डाटा है, उस केस में हमें यहाँ पर स्पीड लिमिट साइंस लगाने पड़ेंगे। अगर पॉसिबल है तो हम रेडियस को भी बढ़ा सकते हैं। यहां पर हमारा ये पूरा डिजाइन कंप्लीट होता है। डिजाइन का क्वेश्चन पूरा तो पूरा आपको ये नहीं आएगा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, कन्वेंशनल में तो बनते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। आप इस चीज को नोटिस करो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रूलिंग मिनिमम रेडियस। इस टॉपिक के अंदर हमारा वही सेम फॉर्मूला यूज होगा। और देखिए ये क्वेश्चन रिसेंटली भी एक एग्जाम में आया था और काफी कॉमन क्वेश्चन है। इसको मैं जब एक्सप्लेन करूंगा एक बार समझ लेना, क्योंकि इन द एंड एग्जाम में आप इसको ऑन द स्पॉट सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड पता होनी चाहिए और उसके बारे में बात करते हैं। यू नो दैट E प्लस F इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन 127 रूलिंग मिनिमम रेडियस। ठीक है, ध्यान से देखना, रूलिंग मिनिमम रेडियस, हमें रेडियस की वैल्यू बतानी है। वो कंडीशन देगा फॉर नेशनल हाईवे। जो मैं कंडीशन आपसे डिस्कस कर रहा हूं, स्टेट हाईवे, यही क्वेश्चंस काफी बार रिपीट होते हैं और ये सिंपल ऐसे लिखे और आपको आंसर निकालना पड़े। फॉर द नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे द रूलिंग मिनिमम रेडियस इज, ये क्वेश्चन होगा, द रूलिंग मिनिमम रेडियस इज। तो कल के लेक्चर में हमने एक डिजाइन टेबल बनाया था स्पीड का, तो आप उसको देख सकते हो। उसमें हमने देखा था नेशनल हाईवे, उसके सामने मैक्सिमम स्पीड्स, मिनिमम स्पीड्स। तो रूलिंग वर्ड अगर आए तो आपको मैक्सिमम की तरफ जाना है और अगर एब्सोल्यूट वर्ड आए तो आपको मिनिमम की तरफ जाना है। तो अभी मैंने यहां पर लिखा है नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, तो आप चेक कर सकते हो, वहां पर आपने लिखा होगा 100। क्वेश्चन में वो 100 डायरेक्टली कभी नहीं देगा, ध्यान रखना इस चीज का। आपको खुद पता होना चाहिए कि नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे की बात हो रही है तो 100 ही लेना है। ई कौन सा लेना है? अगर कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में तो आपको प्लेन एंड रोलिंग टेरेन मान के चलना है, बट अगर लिखा है तो आपको उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। मोस्टली नहीं लिखेगा तो आपको ये कितना मान के चलना है, 0.07। आज के लेक्चर में आप देख सकते हो। एफ लेटरल फ्रिक्शन कितना लेते हैं क्वेश्चन, 0.15। इन सभी वैल्यूज को यहां पुट करते हैं और यहां से आर निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहां लिखते हैं फॉर नेशनल हाईवे, नंबर 1, फॉर नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे टेरेन्स, मैं प्लेन एंड रोलिंग टेरेन्स ही लेके चल रहा हूं। इस फॉर्मूले को अगर नोटिस करें तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन 127 ब्रैकेट E प्लस F। अगर रूलिंग वर्ड आएगा, मैंने आपको क्या बोला, तो मैक्सिमम लेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू आप चेक कर सकते हो कितनी है इसकी, 100 किलोमीटर पर आवर। लास्ट लेक्चर में लिखा हुआ है नेशनल हाईवे के लिए 100 किलोमीटर पर आवर। यहां पुट करते हैं R इज इक्वल्स टू 100 का स्क्वायर। मैं डायरेक्टली 100 कैसे पुट कर सकता हूं, क्योंकि मैंने फॉर्मूला कौन सा अप्रोच लगाया, 127 वाला। 127 ब्रैकेट E कितना लिखेंगे, 0.07, कुछ ना लिखा हो तो यही मान के चलो, प्लस 0.15। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो ये कोई अप्रोक्सीमेटली 358 के करीब आंसर आता है। ये एग्जैक्ट आंसर ही है, बट ये ऑप्शन में कभी कभार नहीं लिखा होता तो 360 मार्क करोगे आप। ये क्वेश्चन आता है, दिस इज नोन एज रूलिंग मिनिमम रेडियस। सिमिलरली यही कंडीशन अगर मैं आपको एब्सोल्यूट मिनिमम की बात करूं इसी टेरेन में, तो वो लिखते हैं नेक्स्ट। इसे याद करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 360 आपको पता होना, सीधे आंसर मार्क, बहुत टाइम बचेगा। अगर आपको इसी में एब्सोल्यूट पूछा जाता है रेडियस, तो आपको बस एक चेंज लाना है, मैक्सिमम की जगह मिनिमम स्पीड लेके चलना है। सेम कंडीशन, V स्क्वायर अपॉन 127 E प्लस F। 80 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, 80 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 127 ब्रैकेट 0.07 प्लस 0.15। तो R यहां से एब्सोल्यूट हम निकाल सकते हैं। अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखो तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट 229 मीटर्स के अबाउट आती है, लेकिन आपको इसका ऑप्शन 230 मीटर्स मिलेगा वहां पर।
वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार ये क्वेश्चन आया, ए लेवल जैसे एग्जाम्स में आ चुका है, यूपीएससी ने पूछा हुआ इस क्वेश्चन को, से नोट कर लो। सेम जैसे मैंने आपको नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे का लिखा, ऐसे किसी का भी बन सकता है, बट आपको ये अप्रोच पता होनी चाहिए कैसे करनी है। ये दो कॉमन थे, ये मैं डिस्कस कर रहा हूं, और इसलिए आप देख सकते हो विदाउट कैलसी करना थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे इसको अप्रोच करना है। ये दोनों वैल्यूज तो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट एक नोट लिखेंगे आप, कभी आपको ये स्टेटमेंट लिखी हुई मिले कि व्हाट इज द मिनिमम रेडियस बियॉन्ड विच नो सुपर एलिवेशन इज रिक्वायर्ड, तो आपको सिंपली एक कंडीशन पता होनी चाहिए कि मिनिमम रेडियस बियॉन्ड विच, ऐसा रेडियस जिसके बाद हमें सुपर एलिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कैसा, कितनी मिनिमम वैल्यू ऑफ रेडियस कितनी होगी। यहां देखिए, वी नो दैट ई डिजाइन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 225 आर, ये लिख सकते हैं। अगर यहां से मुझे आर निकालना है तो वी स्क्वायर अपॉन 225 इंटू ई डिजाइन, ये चीज आ गई। अगर मैं यहां पर ई डिजाइन को कैम्बर से रिप्लेस कर दूं, और ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप देखना इस क्वेश्चन को, अगर मैं इस क्वेश्चन में कैम्बर से इसको रिप्लेस कर दूं तो जो मुझे आर मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 225 इंटू कैम्बर। तो ये ध्यान रखना, कभी ऐसी कंडीशन भी आ सकती है जब आपसे ये कंडीशन पूछ लें कि रेडियस निकाल के दो, ऐसा रेडियस जिसके बाद हमें एलिवेशन की जरूरत ना पड़े, कम से कम ये वैल्यू होगी। इजी है, मुश्किल नहीं है, आ सकता है ये क्वेश्चन, इसको नोट करना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्स्ट्रा वाइडनिंग। आपने काफी बार सुना होगा कि कर्व्स के टाइम पे, जहां पर कर्व्स होते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व्स, वहां पर हमें एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइड करनी पड़ती है रोड्स पे। क्या रीजन है उसके पीछे, करते भी हैं, उसके फॉर्मूला भी बनता है, बट एक रीजन है। तो कुछ लिस्ट बनी, 3-4 चीजें हमारे सामने है कि ये रीजन हो सकते हैं जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उन सबको जब आईआरसी ने कंसीडर किया, उसमें से 2 रीजन को माना कि यार इन 2 रीजन के लिए हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग करते हैं, बाकी सब चीजें तो आगे जाके जैसे ट्रांजिशन कर्व में अवॉइड हो जाएगा और चीजों में खत्म हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको पता होना चाहिए एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्यों करते हैं। पहली चीज, जब आप टर्न पे होंगे, आपके आगे वाले व्हील और पीछे वाले व्हील के बीच में चांसेस हैं कि वो ऑफ ट्रैक हो जाए, डेविएशन आ जाए, उससे बचने के लिए। दूसरी चीज, कर्व के टाइम पे आपको एक अच्छी विजिबिलिटी मिले कि आगे से कोई गाड़ी, क्योंकि आपने काफी बार देखा होगा कि कर्व में ब्लाइंड कर्व्स होते हैं, कर्व में एकदम कोई गाड़ी आ जाए तो थोड़ा सा वहां पे चांसेस रहते हैं कि थोड़ा पाथ से भटकने के लिए। नेक्स्ट, ऐसा हो सकता है कि साइकोलॉजिकल कर्व है, आपको आराम से उस कर्व पे ट्रेवल करना है, तो साइकोलॉजिकली आपके माइंड में होता है कि यार नहीं कर्व है, थोड़ा पीछे रुक जाएं उस चीज के लिए। तो कुछ पॉइंट्स बने जिनको आपने कंसीडर करना है, और जिनमें से 2 पॉइंट्स कंसीडर करके एक फॉर्मूला डिसाइड किया गया, तो उनको देखते हैं एक बार। टू अवॉइड ऑफ ट्रैकिंग ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ द व्हील बेस। ऑफ ट्रैकिंग मैंने अभी बताया, इट्स अ डेविएशन बिटवीन पाथ ट्रेवल्ड बाय फ्रंट एक्सिल एंड रियर एक्सिल टू इंक्रीज द विजिबिलिटी एट द कर्व्स। ये भी एक पॉइंट था, बट इस पॉइंट को कंसीडर नहीं किया गया फॉर एक्स्ट्रा वाइडनिंग, क्योंकि ये आगे जाके कवर अप हो जाएगा। टू काउंटरैक्ट द ट्रांसवर्स स्किडिंग, इसको भी हम अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि काफी हमारे पास चीजें हैं जिससे हम ये स्किडिंग वाला ऑप्शन खत्म कर सकते हैं। टू एनकाउंटर द साइकोलॉजिकल टेंडेंसी व्हाइल ओवरटेकिंग, कर्व्स पे ओवरटेकिंग के टाइम पे बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, लोग अवॉइड करते हैं उस चीज के लिए। तो ये 2 फैक्टर्स को कंसीडर किया गया, पहला वाला फैक्टर नंबर 1 और ये नंबर 4 फैक्टर। इन दोनों फैक्टर्स को कंसीडर करके एक फॉर्मूला डिराइव किया गया एक्स्ट्रा वाइडनिंग का, दैट इज, यहां लिखते हैं, WE इज इक्वल टू NL स्क्वायर अपॉन ट्वाइस R प्लस V स्क्वायर अपॉन 9.5 अंडर रूट R। इसको V कर दीजिए, कि ये V स्क्वायर नहीं, V है, V बाय 9.5 अंडर रूट R, NL स्क्वायर बाय ट्वाइस R प्लस V बाय 9.5 अंडर रूट R। इसमें जो ये पहला वाला पार्ट है, ये वाला n तो नंबर ऑफ लेन्स पे डिपेंड करेगा, इसको रहने दो। ये जो पहला वाला पार्ट है ये संभालता है ऑफ ट्रैकिंग, जो हमारा पहला पॉइंट था। ये मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि ऑफ ट्रैकिंग वाइडनिंग हम करते हैं, उसमें ऑफ ट्रैकिंग वाला पार्ट का क्या रोल है, कितनी वैल्यू है, तो आपको यहां से ये निकालना आना चाहिए। ये वाला पॉइंट
पॉइंट नंबर 4 संभाल रहा है, साइकोलॉजिकल ओवरटर्निंग की हेल्प कर रहा है। फोर्थ मैंने इसको लिखा, फर्स्ट बीच के सेकंड एंड थर्ड पॉइंट हम कंसीडर नहीं कर रहे। तो ये एक फॉर्मूला हमारे पास डेवलप हुआ एक्स्ट्रा वाइडनिंग के लिए। हर एक टर्म का मतलब आपको पता होना चाहिए। पहले आप इसको नोट करो, जब मैं यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखता हूँ। ये एन का यहाँ मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ लेन्स। आर यहाँ पर क्या होगा, रेडियस, कर्व का रेडियस, हॉरिजॉन्टल कर्व का रेडियस। वी यहाँ पर क्या है, व्हीकल की वेलोसिटी, व्हीकल की वेलोसिटी। ठीक है, उससे पहले एक चीज और आप ध्यान रखेंगे, यहां पर जो v हम पुट कर रहे हैं ये किलोमीटर पर आर में पुट किया जाएगा इस फॉर्मूले में। ये फॉर्मूला इस हिसाब से बना है कि ये v आपको किलोमीटर पर आर में ही पुट करना है। L होगा लेंथ ऑफ व्हील बेस। इफ इट इज नॉट गिवन तो हम इस वैल्यू को कितना लेंगे, 6 मीटर। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको, ये अगर ये नहीं गिवन हो तो हम इसको 6 मीटर लेंगे। तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला डेवलप होता है, NL स्क्वायर बाय ट्वाइस आर प्लस V बाय 9.5 अंडर रूट आर। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, बट मैं इस पर थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करूंगा सो दैट, क्योंकि अगर आप इस फॉर्मूले को नोटिस करो विदाउट कैंसी थोड़ा टफ हो जाता है ये, तो मैंने कुछ ट्रिक बनाई है जिससे आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो। यहां देखो, अगर L की वैल्यू नहीं गिवन तो हमें पता हमें 6 लेना है, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36, 36 बाय 2 हो गया 18। ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा 18n, n तो नंबर ऑफ लेन्स है, डिवाइडेड बाय r, प्लस अगर आप कैल्सी पे भी चेक करो 1/9.5 कितना होता है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.1 के बराबर, 0.1 v बाय अंडर रूट आर। तो अब थोड़ा ज्यादा इजी होगी बिकॉज ये विदाउट कैल्सी करना टफ हो जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो गलती होगी इसमें, ये किलोमीटर पर आवर में ही पुट करना है। अगर क्वेश्चन कभी आता है और बोला जाता है मुझे इससे साइकोलॉजिकल इफेक्ट बताओ ओवरटर्निंग वाला, तो आपको बस इतना आंसर निकालना है। अगर आपको बोला जाता है मुझे वाइडनिंग को ऑफ ट्रैकिंग, तो उससे पहला वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। तो मैं इस पे ये नहीं बोल रहा आप इसको याद रखो, आप इसी को याद रखो, बट एक तरीका बता दिए कि इससे थोड़ा क्वेश्चन जल्दी हो सकता है। ऐसी ट्रिक्स आपको खुद भी डेवलप करनी आनी चाहिए, बिकॉज एग्जाम में ये चीजें काफी हेल्प करती हैं आपको। कुछ पॉइंट्स लिखते हैं हम वाइडनिंग को लेके। आईआरसी ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए एक्स्ट्रा वाइडनिंग को लेके, तो वो कुछ इस तरह से हैं, लिखते हैं। आईआरसी ने कहा इफ द रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व इज ग्रेटर देन 300 मीटर, अगर 300 मीटर से बड़ा रेडियस है हॉरिजॉन्टल कर्व का, देन देयर इज नो नीड टू प्रोवाइड, नो नीड फॉर एक्स्ट्रा वाइडनिंग। एक्स्ट्रा वाइडनिंग करने की कोई नीड नहीं, देन देयर इज नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा वाइडनिंग। अगर आपका रेडियस 300 मीटर से बड़ा है तो आपको एक्स्ट्रा वाइडनिंग करने की जरूरत नहीं। सेकंड स्टेटमेंट, अगर आपका रेडियस 50 मीटर से कम है, अगर आपका रेडियस 50 मीटर से कम है, then IRC has suggested to provide full extra widening। अगर आपका रेडियस 50 मीटर से कम है, देन IRC ने कहा है कि आप एक्स्ट्रा वाइडनिंग फुली प्रोवाइड करेंगे ऑन द इनर साइड, ऑन द इनर साइड। आप खुद सोच सकते हैं कि 50 से कम का रेडियस तो सिर्फ हिली एरियाज में होगा जहां पर काफी स्टीप टेरेन्स होंगे, उन जगहों पर आउटर साइड आपको वाइडनिंग करनी, इनर साइड आपको वाइडनिंग करनी पड़ेगी। जितनी इनर साइड वाइडनिंग करोगे उतना आपके लिए एडवांटेज रहेगा। तो फुल एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑन द इनर साइड इसका आंसर। तो तीसरी रेंज हमारे पास जो बनती है वो इनके बीच में आ जाएगी, 50 से लेके 300 के बीच में। अगर आपका रेडियस इस रेंज के अंदर आता है, अगर आपका रेडियस इस रेंज के अंदर आता है, then IRC has suggested to provide extra widening, अगर इन दोनों के बीच में तो दोनों तरफ प्रोवाइड करना पड़ेगा। प्रोवाइड एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑन बोथ द साइड्स, ऑन बोथ साइड्स ऑफ कर्व, on both the sides of curve।
IRC ने क्या कहा, ये सब अकॉर्डिंग टू IRC है, इसको नोट कर लेना, अकॉर्डिंग टू IRC रिकमेंडेशंस। अगर 300 मीटर से बड़ा रेडियस है तो आपको एक्स्ट्रा वाइडनिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर 50 से कम है तो फुल एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑन द इनर साइड। यहां पर क्वेश्चन आपको खुद आना चाहिए था कि व्हाई ऑन द इनर साइड, बिकॉज हिली टेरेन्स के अंदर इट इज इजियर टू कट द हिल रादर देन कि हम एक आउटर साइड पे फिलिंग करें। तो इनर साइड को कट करना आसान है एज कम्पेयर टू हिल में आउटर साइड जिस तरफ से आप खाई होगी उस साइड भरना मुश्किल होगा। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि इनर साइड पे हो जाए, तो क्योंकि यहां पर हमारे को कटिंग करना पड़ेगा। लेकिन अगर रेडियस आपका इन दोनों के बीच में है तो हम प्रोवाइड करेंगे एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द कर्व। कुछ IRC रिकमेंडेशन इस तरह से। सो स्टूडेंट्स, हमारा ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। हॉरिजॉन्टल कर्व्स हमने मैक्सिमम कवर कर लिए। अब हमारे रहते हैं ट्रांजिशन कर्व्स, सेटबैक डिस्टेंसेस, वर्टिकल कर्व्स। ये 3 टॉपिक रहते हैं जो मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट 2 लेक्चर्स के अंदर हम कंप्लीट कर लें। आपके पास काफी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे आप सॉल्व करने के लिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन प्रॉब्लम जितनी मिलती है हम सॉल्व कीजिए। जो भी डाउट आता है प्लीज कंसल्ट करो। आपको मैंने बताया हुआ है कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कौन सी अप्रोच लगानी है। इस टॉपिक के अंदर जो मेन चीज थी जिसपे आपको ध्यान रखना है, जो मार्क कर लेना, एलिवेशन सुपर एलिवेशन के बारे में, इक्लूडिंग के बारे में, आपका डिजाइन सुपर एलिवेशन के बारे में, ये सब कंडीशंस क्या होती है, कैसे कैसे यूज करना है। बाकी का टॉपिक जितना भी रिमेनिंग है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन, stay motivated and stay safe.